जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान सी ओपन कर दिया है। अब ये प्लान सी है क्या, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उन्होंने कुछ नए फैक्ट्स पेश किए हैं। अब वो नए फैक्ट्स क्या हैं वो हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेगी, ये बुनियाद बड़ी दिलचस्प है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई मुत्तकी, परहेजगार, शानदार इंसान को पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने बोतल का निशान दे दिया। अब इन्हें बोतल का निशान क्यों दिया गया और उसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले इद्दत में निकाह के इशू पे आते हैं। आज बुशरा बीबी ने सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने खिलाफ जो इद्दत के अंदर निकाह का केस है उसको चैलेंज कर दिया है। बुशरा बीबी का ये कहना है कि मेरी तलाक खावर फरीद मानिका साहब से 15 अप्रैल 2017 को हुई थी और खावर मानिका साहब ने मुझे 3 तलाक़ें दे दी, जिसके बाद मैं अपने घर से उठ के मैं अपनी वालदा के घर शिफ्ट हो गई थी और फिर मैं वालदा के घर अगस्त 2017 से रहती रही और उस वक्त तक मैं अपनी वालदा के घर में रही जब तक मेरी इमरान खान साहब के साथ शादी नहीं होगी। बुशरा बीबी ने यह बताया कि 15 अप्रैल 2017 को हमारी तलाक हुई थी, फिर हमारी इद्दत पूरी हो गई। 1 जनवरी 2018 को मैंने इमरान खान साहब के साथ निकाह कर लिया था। लिहाजा ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है जनाकारी का या फिर इद्दत के अंदर निकाह का, ये टोटल गलत है, 100% गलत है। और इसके अंदर मेरा साबिक खामद खावर फरीद मानिका शामिल है और उसको बुलाया जाए और उससे पूछा जाए। तो हाई कोर्ट ने अब 17 जनवरी को खावर फरीद मानिका साहब को बुला लिया है और अब उनसे पूछा जाएगा कि जनाब आपके पास क्या सबूत हैं, क्योंकि उन्हें सबूत पेश करने पड़ेंगे, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो ज़ाहिर मानिका साहब के पास उसके शायद तसल्ली बख्श जवाब ना हो। क्योंकि जो पाकिस्तान का कानून है और इस्लामी कानून है वो ये कहता है कि जब तक 2 शरई गवाह, क्योंकि इस्लाम तो कहता है 4 शरई गवाह, लेकिन जो हमारा कानून ये कहता है कि जब तक 2 शरई गवाह बाकायदा ये गवाही ना दें कि हमने जना होते हुए अपनी आंखों से देखा है, उस वक्त तक केस नहीं बन सकता। तो अब खावर फरीद मानिका साहब को बाकायदा अपने गवाह पेश करने पड़ेंगे। तो 17 जनवरी को खावर फरीद मानिका साहब से पूछा जाएगा कि जनाब आपके पास क्या सबूत है, और उसके बाद मेरा ख्याल है अब खावर साहब का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा और उन्हें साबित करना पड़ेगा कि जो इल्ज़ामात वो अपने केस के अंदर लगा रहे हैं उनके पास उसके क्या सबूत हैं। तो ये एक बड़ी ट्रिकी सी सूरत हाल होगी। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस सारे इशू को मैंने बहुत ज़्यादा थरोली मैंने स्टडी किया था, बहुत सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स भी देखे थे। और ये डॉक्यूमेंट्स आज की बात नहीं है, ये मैंने 2018 में जब इमरान खान साहब की बुशरा बीबी से शादी हुई थी उस वक्त देखे थे और उसी वक्त मैंने सबसे पहले कॉलम लिखा था जिससे ये सारा इशू बाहर निकलना शुरू हुआ था। और उसी ज़माने में उसी टाइमलाइन के दौरान उमर चीमा साहब की एक खबर भी जंग अखबार में और उसके साथ न्यूज़ अखबार में छपी थी। तो ये सेम वही पीरियड है जिसके अंदर मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखे और मुझे ये देखने का इत्तफाक हुआ। पहली बात तो ये है कि खावर फरीद मानिका साहब मुकम्मल सच नहीं बोल रहे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर मानिका साहब की तरफ से झूठ बोला जा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि खावर फरीद मानिका साहब ने बुशरा बीबी को उससे कहीं पहले तलाक दे दी थी और ये तलाक गुस्से में दी गई थी और उसके बाद बीबी नाराज़ हो के अपनी वालदा के घर आ गई थी। और ये बात भी दुरुस्त है, ये मैं पहले कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ और इसके ऊपर मैं बाकायदा कॉलम्स भी लिख चुका हूँ। फिर इमरान खान साहब के साथ जब इनका शादी का सिलसिला बना तो फिर इन्होंने निकाह कर लिया और ये निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ था। ये भी एक फैक्ट है जिसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या खावर फरीद मानिका साहब ने उन्हें को तलाक के डॉक्यूमेंट दिए थे, ये भी एक फैक्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्स 14 नवंबर 2017 को दिए गए थे और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर देखा जाए तो निकाह दुरुस्त नहीं हुआ था। लेकिन अगर इस दावे को देखा जाए कि तलाक़ें उससे पहले हो चुकी थी तो फिर ये बात दुरुस्त साबित होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बुशरा बीबी के पास कोई बाकायदा ठोस सबूत मौजूद है जिसकी बुनियाद पर यह करार दिया जा सके कि बाकायदा उनको जो तलाक हुई थी वो 15 अप्रैल 2017 को हुई थी। अगर तो बुशरा बीबी के पास कुछ सबूत है और बुशरा बीबी उस सबूत को अदालत के सामने पेश करने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर ये केस ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगा। लेकिन अगर बुशरा बीबी के पास कोई सबूत नहीं है तो फिर 14 नवंबर 2017 के तलाकनामे को सही समझा जाएगा।
और उसके बाद फिर सवाल किया जाएगा कि फिर आपने 1 जनवरी 2018 को निकाह कैसे कर लिया, क्योंकि इस तरह तो आपके सिर्फ 16 दिन बनते हैं और 16 दिनों के अंदर निकाह नहीं हो सकता। और मुफ्ती सईद साहब ये करार दे चुके हैं कि हमसे गलत हुआ और हमसे गलत बयानी की गई, उसकी वजह से इद्दत के दौरान हमने निकाह पढ़ा दिया, जो गलत है। अब अगर इस चीज़ को समझ लिया जाए कि बुशरा बीबी यहाँ पे भी ठीक हैं और इनके साथ गलत बयानी की जा रही है, तो फिर अगला सवाल ये बनता है कि अगर आपका निकाह 1 जनवरी 2018 को ठीक था, तो फिर आपने 18 फरवरी 2018 को दोबारा निकाह क्यों किया? क्योंकि फिर तो आप क्लियर थी, क्योंकि अप्रैल में जब आपको तलाक हो गई तो आपकी इद्दत पूरी हो गई। इद्दत पूरी हो गई तो आपने 1 जनवरी 2018 को निकाह पढ़ा लिया, फिर आपको निकाह के ऊपर दूसरे निकाह की ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये जो दूसरा निकाह ये साबित करता है कि आपको 14 नवंबर की इनसिक्योरिटी थी, आपको ये पता चल चुका था कि किसी न किसी वक्त ये चैप्टर खुलेगा और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो फिर आपने एक और निकाह कर लिया और आपने पूरी कोशिश की कि ये जो 1 जनवरी 2018 का निकाह है इसको गायब कर दिया जाए, बल्कि आपने बाकायदा पेपर्स लेके उनको फाड़ के आग भी लगा दी कि किसी जगह पे ये मौजूद ना हो। लेकिन क्योंकि इसके अंदर गवाही आ गई और निकाह खान की गवाही आ गई और फिर उसके साथ साथ ओन चौधरी साहब की गवाही आ गई और फिर मीडिया के अंदर जो एक मेरा कॉलम था वो, और उससे पहले उमर चीमा साहब का, ये दो तीन दिनों का फ़र्क है इसके अंदर, वो जो है वो एक ठोस सबूत के तौर पे सामने आ गया। तो अब ज़ाहिर बुशरा बीबी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो जहाँ तक खावर फरीद मानिका साहब की बात है तो वो मुकम्मल सच नहीं बोल रहे, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपनी बीवी के करैक्टर पे शक था तो फिर वो 6 साल या 5 साल या 4 साल खामोश क्यों रहे? उनकी जो खामोशी है वो बहुत कुछ बोल रही है, क्योंकि ये सारा सिलसिला उससे बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। और जब ये निकाह हुआ और उसके बाद जब खबरें आनी शुरू हुई तो फिर मानिका साहब ने बाकायदा एक क्लिप बना के उसे सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी इंतहाई पाकबाज है और उनके ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सरासर गलत हैं। तो अब सवाल तो बनता है फिर कि 6 साल बाद आपको अचानक कैसे महसूस हुआ कि जो आपका पिछला बयान था वो गलत था और आपकी बीवी कोई बाकिरदार खातून नहीं थी, जो अब आप क्लेम कर रहे हैं। तो खावर मानिका साहब जो हैं इस मामले में झूठ बोल रहे हैं और अब बुशरा बीबी जो हैं हो सकता है वो सच बोल रही हों, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो अपने सच को सच साबित कर सकें। तो बुशरा बीबी का फॉल्ट ये है कि उनके पास कोई कागज़ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। और इस साइड पे जो खावर मानिका साहब जो उनकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो सिर्फ मौके से फ़ायदा उठाने के चक्कर में कि अब क्योंकि हर तरफ से कड़मस मची हुई है, हर तरफ से प्रॉब्लम हुए हैं, तो उसमें खावर मानिका साहब भी अपनी चंद रोटियां जो है तंदूर में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक फैक्चुअल सूरत हाल थी जो मैं आपके सामने मैंने सोचा कि मैं रखता चला जाऊँ। अब एक सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला तो चला गया, लेकिन अब वो इलेक्शन भी लड़ रही हैं। अब सवाल वो बनता है कि वो इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हमने ये इलेक्शन काजी फायज ईसा साहब के फैसले की बुनियाद पर लड़ना है। तो कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में शोर गोगा शुरू कर दिए। सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कंपेन की जा रही है जिसमें काजी फायज ईसा साहब को इल्ज़ाम दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम आज इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे या हमारे उम्मीदवार अवाम के सामने नहीं आ पा रहे या कल को अगर हम हुकूमत नहीं बना पाएंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार होगा और उस शख्स का नाम होगा काजी फायज ईसा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब बल्ला छिन जाने के बावजूद काजी फायज ईसा साहब को बाल बना के अपने टूटे हुए बल्ले के साथ उनके साथ खेलना शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा कंपेन की जा रही है। आपने देखा होगा कि हर तरफ इनके कुछ क्लिप्स बना के वायरल किए जा रहे हैं, कुछ उनसे सवाल किए जा रहे हैं, कुछ इनकी मीम्स बनाई जा रही हैं और साथ साथ इसको वायरल किया जा रहा है और उस पर बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है ये इलेक्शन तक जारी रहेगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक विलन चाहिए था और काजी फायज ईसा साहब को इन्होंने विलन बना दिया। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ यही मकसद है कि काजी फायज ईसा साहब को इल्ज़ाम दे कि आप इलेक्शन विन कर लें? नहीं, इसके दो मकासद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है। पहला मकसद तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर करना चाहती है और वो ज़ाहिर है बड़ा बेंच बनेगा, वो 5 रुकनी बेंच बनेगा या फिर 7 रुकनी बेंच बनेगा और ये जो फार्मूला है ये काजी फायज ईसा साहब ने ईजाद किया है। अब ज़ाहिर है काजी फायज ईसा साहब अपना फार्मूला तो वापस नहीं ले सकते, अब उन्हें नज़रसानी दरख्वास्त पे एक बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा
और उस बेंच में ये जजेस भी शामिल नहीं होंगे, 5 नए जजेस होंगे या 7 नए जजेस होंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि इससे पहले इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैंपेन की जाए कि अदलिया के पास कोई जवाब ना बचे, वो दबाव में आ जाएं जजेस, और वो ये महसूस करें कि क्योंकि काजी फायज ईसा साहब ने एक फ़ैसला किया था 3 रुकनी बेंच ने, और उसका नुकसान हुआ, और अगर आज भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला कर देते हैं तो हम भी ट्रोलिंग के रैकेट में आ जाएंगे, हम भी उस रिंग में आ जाएंगे। तो हम अगर उस रिंग से बचना चाहते हैं, उस कीचड़ से बचना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी सी रिलीफ देनी पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो कैंपेन चला रही है उसके 2 मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि इलेक्शन में एक विलन सामने ला के वोट हासिल किया जाए, और ज़ाहिर है जब वोट हासिल होंगे तो आपको ज़्यादा उम्मीदवार आपके कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में पहुँच जाएंगे। और दूसरा मकसद ये है कि जब नज़रसानी दरख्वास्त हो और नया बेंच बने तो उस बेंच के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव हो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने पर मजबूर हो जाए। तो 2 मकसद हैं जिसके तहत ये कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन में आने वाले दिनों में बहुत इजाफा होगा। यहाँ पे एक सवाल ये कि क्या काजी फायज ईसा साहब ने गलती की? मेरा ख्याल ये कि काजी फायज ईसा साहब पे आप लाख एतराज़ कर सकते हैं। आप ये एतराज़ कर सकते हैं कि वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, या उन्होंने कोर्ट को बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया है, या वो किसी वकील को बोलने नहीं देते, या उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोलनी हैं जिनको समेटना अगले 7-8 महीनों में मुमकिन नहीं होगा, या उनकी वजह से बहुत सारे जजेस अदालत से जा रहे हैं, या उनके साथी जजेस जो कॉर्नर हो रही हैं। सारी बातें आपकी तस्लीम की जा सकती हैं या इस पर बात की जा सकती है, लेकिन जहाँ तक भले के निशान का केस है उसमें मुझे नहीं लगता कि काजी फायज ईसा साहब का या इस बेंच का कोई कसूर है, क्योंकि आपके वकला ने साबित करना था कि जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके आपके पास सबूत है। जब वकील अपना केस ही ठीक तरीके से नहीं लड़ सके तो आप फिर अदालत के ऊपर ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उसने तरफदारी की है या उसने हमें रिलीफ नहीं दी? देखिए, रिलीफ मांगने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो फिर आप रिलीफ किस बुनियाद पर मांगेंगे? तो इस सारे मामले में इमरान खान साहब के वकला का ये किरदार है और मनफी किरदार है। यहाँ पर मैं आपको बात एक और भी बता दूँ कि इमरान खान साहब इस चीज़ को मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि हमारे वकीलों की गलती है, उन्होंने तैयारी नहीं की थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए थे, और बगैर तैयारी के वो बेंच के सामने खड़े हो गए थे, और फिर लाइव कवरेज पूरी दुनिया में देखी जा रही थी। तो इमरान खान साहब खुद भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, और उन्होंने अपने वकीलों के साथ गिला करना शुरू कर दिया है, और ठीक ठाक वो गिला कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे मरवाया। तो ये एक फैक्ट है कि इनके वकला अगर प्रॉपर तैयारी करते और इमरान खान साहब का नैरेटिव जो कोर्ट के अंदर है वो भी ठीक होता तो फिर ये रिलीफ मिल जाना था, क्योंकि अदालत की तरफ से बहुत ज़्यादा गुंजाइश पैदा की गई थी, लेकिन उस गुंजाइश को इमरान खान साहब ने खुद और इनके वकला ने खुद लूज़ किया, जिसका ज़ाहिर है फिर ये नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैक्ट्स पे काम करना तो चाहती नहीं है, वो सिर्फ नैरेटिव पे काम चलाना चाहती है, और ज़ाहिर है नैरेटिव तो हर जगह पे नहीं बिकता। अदालत के अंदर तो आपको कानून की ज़ुबान बोलनी पड़ेगी, और अगर आपके पास कानून नहीं होगा और ज़ुबान भी नहीं होगी तो फिर आप मार खा जाएंगे। और वहाँ पे कानून नहीं था, फैक्ट्स नहीं थे, सबूत नहीं थे, और उसके साथ साथ ज़ुबान भी नहीं थी, तो आप वहाँ पे मार खा गए। अब हम एक और चीज़ जिसकी तरफ मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर हैं और बड़े मशहूर लीडर हैं, उनका नाम है शहरयार अफरीदी। आपने यकीनन उनको देखा होगा, बोलते हुए भी देखा होगा। वो अपने ज़माने में कुरान मजीद उठाते हुए देर नहीं लगाते थे, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो 15 किलो हेरोइन का केस बना था उसके अंदर वो फ्रंट फुट पे खेलते रहे, और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि हमारे पास वीडियो सबूत भी हैं, ऑडियो सबूत भी हैं, और जो राना साहब हैं वो इसमें बाकायदा मुजरम है और हम पूरी कौम के सामने साबित करेंगे। लेकिन ज़ाहिर शहरयार अफरीदी साहब साबित नहीं कर सके थे, उनको इलेक्शन कमीशन ने बोतल का निशान दे दिया है। अब आप शहरयार अफरीदी को देखें जो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के बात करते हैं, जो कुरान मजीद उठाने में उनको देर नहीं लगती, और वो ये भी कह देते हैं कि जो इमरान खान साहब हैं वो हमारी रेड लाइन है, और वो ये भी कह देते हैं कि इनसे ज़्यादा ईमानदार शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। तो वो कुरान उठाते हुए देर नहीं लगाते। तो एक शख्स जो कुरान उठाते हुए देर न लगा रहा हो उसको बोतल का इंतखाबी निशान दे देना बड़ी ज़्यादती है उनके साथ। ये वैसे मैं संजीदगी के साथ कह रहा हूँ, बाकी हर चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन क्योंकि इंतखाबी निशान हर उम्मीदवार का हक है और उसे चॉइस देनी चाहिए कि वो किस चीज़ को पसंद करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको ज़बरदस्ती बोतल थमा दी, और अब उन्होंने बोतल के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमा कर दिया है। अब वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि खुदा का वास्ता है
मुझे इतना बदनाम ना करें कि मैं जलसे ना कर सकूं, जुलूस ना निकाल सकूं, अपना वोट ना मांग सकूं। आप मेहरबानी करके इसको तब्दील कर दें। तो अब इलेक्शन कमीशन बोतल को किस चीज़ से रिप्लेस करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद आने वाले दिनों में जिसका जवाब आपको मिले। कुछ लोगों का ये कहना है कि इन्हें घड़ी का निशान दे देना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी ज़्यादती है, क्योंकि घड़ी के बहरहाल शहरयार अफरीदी साहब मुस्तहिक नहीं हो सकते और ये इनका उससे ज़्यादा यानी बोतल से ज़्यादा इनको तकलीफ देने वाली बात है। और अब हम आते हैं प्लान सी की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान सी ओपन कर दिया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इनका एक प्लान सी है जिसके तहत ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने एक एक उम्मीदवार का ऐलान करेंगे और इमरान खान साहब अपने मुंह से ऐलान करेंगे। तो अब प्लान सी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओपन कर दिया। उन्होंने कहा जी हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे अपने तमाम उम्मीदवारों को जितवाने के लिए। तो अब सोशल मीडिया आ रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा अपने उम्मीदवारों का ऐलान, और उसके साथ साथ उनके इंतखाबी निशान होंगे, और साथ वो जो वीडियो होगी उससे सिर्फ उसी हलके के अंदर वायरल करवाया जाएगा। सोशल मीडिया कंपनीज को हायर कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये टेक्नोलॉजी की पहली ज़बरदस्त किस्म की जंग होगी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस फील्ड में कोई सियासी जमात मुकाबला नहीं कर सकते।